तो दोस्तों भाई स्वागत है आप सभी का ट्रू एग्जाम एकेडमी में। और शुभम सिंह के साथ आप देख रहे हैं बोर्ड एंड स्ट्रीम की ये पहली क्लास है, आपको पता है। और बहुत ही शानदार सा सेशन होगा आप सभी के लिए। बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन टॉपिक और कंटेंट बहुत ही जबरदस्त मैं आपको समझाऊंगा आज बोर्ड एंड स्ट्रीम, और आपको पूरा क्लियरली कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आज के सेशन में। तो एक बार सारे बच्चे जुड़ जाएं फटाफट, जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, बता दो शुभम सर अब आपके बीच आ गए हैं बोर्ड एंड स्ट्रीम की बहुत ही जबरदस्त सी क्लास लेके। ठीक है ना बच्चा? चलिए, आपको बताया इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे डाल दी जाती है। शुभम सिंह मैथ्स के टेलीग्राम चैनल से आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब बोट एंड स्ट्रीम हमें पढ़ना है, हमें नाव तथा धारा पढ़ना है। अब नाव तथा धारा होती क्या है, कैसे बनती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज लेते हैं कि नाव तथा धारा का कॉन्सेप्ट कैसे होता है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे और उसके बाद जो है हम उसके बाद हम बाकी चीजों के बारे में भी जानेंगे यहाँ पे। तो पहले बोट एंड स्ट्रीम को हम सीखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए सारे बच्चे कि बोट एंड स्ट्रीम होता क्या है। मैं आपको सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम सिखाता हूं। तो देखिए, मैंने कई बार ये चीजें आपको सिखाई हैं और आज फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। कॉन्सेप्ट क्लेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे बोट एंड स्ट्रीम के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। नाव एवं धारा, नाव एवं धारा के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। अब आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आपको एकदम क्लियरली कॉन्सेप्ट में यहाँ पे सिखा दूंगा और आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, नाव का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना यूनिक होता है। नाव कैसे यूनिक होता है? क्योंकि इसमें जो पानी होता है ना वो भी मैटर करता है। जब आप पानी में उतरते हो, पानी में देखते हो कि जब पानी का बहाव होता है, पानी के बहाव की गति आपकी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि पानी का बहाव आपको रोकता है। पानी के विपरीत दिशा में चलते तो वो आपको ढकेलता है, पानी के अपोजिट दिशा में जाते तो वो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इसमें पानी भी मैटर करता है। तो जैसे मान लो मैं आपके सामने यहाँ पे बात करूं, सपोज करिए कि यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक सपोज करिए वाटर है। वाटर दो तरह का हो सकता है। देखो, जो भी पानी, जो भी जल होता है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा जल? तो जैसे मान लो एक होता है शांत जल। शांत जल जैसे कि तालाब का जल, पौंड का जल, जो ऐसे जल होते हैं उनको शांत जल कहा जाता है, स्टिल वाटर। ठीक है ना बच्चा? स्टिल वाटर कहा जाता है। स्टिल वाटर क्या होता है? ये एकदम शांत होता है। शांत मतलब ये हिलेगा डुलेगा नहीं, ये एकदम शांत होता है। यानी इसमें जब आप पानी के बहाव को जब आप देखोगे तो इसमें कुछ इस तरह का पानी है, लेकिन शांत है वो पानी एकदम। फिलिंग द ब्लैंक्स में जो पानी है वो एकदम शांत है। ठीक है ना बच्चा? ये शांत जल है। जब आप इस शांत जल के बारे में बात करते हो, सपोज करिए कि ये शांत जल है, और जब आप इस शांत जल के बारे में बात करते हो तो शांत जल में जैसे आपको अपनी स्पीड मान लो, और एक तो शांत जल होता है, दूसरा दूसरा होता है बहता हुआ जल यानी फ्लोइंग वाटर। बहता हुआ जल, ठीक है ना? बहता हुआ जल, फ्लोइंग वाटर। ठीक है, फ्लोइंग वाटर, एक शांत जल और एक फ्लोइंग वाटर। दो तरह का वाटर होता है, शांत जल और फ्लोइंग वाटर। अब ये फ्लोइंग वाटर क्या होता है, ध्यान से समझो। तो जैसे मान लो कि जब आप नदी में होते हो या कहीं ऐसी जगह पे होते हो, झरने पे, ऐसी जगह पे जहां पे पानी जो है वो बहता हुआ नजर आता है ना? नहर में, नदी में, ऐसी जगहों पे जो पानी होता है वो बहता हुआ नजर आता है। तो जो बहता हुआ पानी होता है, फ्लोइंग वाटर होता है, वो बहता हुआ जल हो गया। अब जैसे मान लो आपको अपनी स्पीड चेक करनी है कि आप कितना तेज तैर सकते हो। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि आप कितना तेज तैर सकते हो, तो आपको अपनी स्पीड चेक करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितना तेज तैर सकते हो तो आपकी अपनी स्पीड चेक करनी है। तो आपकी जो अपनी ओरिजिनल स्पीड होगी वो हमेशा किस में कैलकुलेट होगी बताओ? शांत जल में कैलकुलेट होगी। किस में कैलकुलेट होगी? शांत जल में। तो जो शांत जल होता है, शांत जल में ही व्यक्ति की ओरिजिनल स्पीड मापी जाती है। शांत जल में, शांत जल में आप किसी की भी स्पीड माप लो, या फिर जैसे मान लो शांत जल में आप नाव की गति माप लो, आप किसी व्यक्ति की गति माप लो, आप किसी बोट की या किसी स्टीमर की या ऐसे किसी की भी जो चाल होती है। शांत जल में व्यक्ति की चाल, नाव की चाल, या किसी की भी, जहां पानी एकदम शांत हो, बहता हुआ पानी ना हो, पानी एकदम शांत हो, ऐसी जगह पे जब आप अपनी स्पीड को कैलकुलेट करते हो तो उसको हम एक नाम देते हैं जेड। हमने नाम दे दिया है जेड। क्या नाम दे दिया हमने? जेड हमने नाम दे दिया।
जेड क्या है? शांत जल में किसी व्यक्ति, किसी नाव, किसी स्टीमर, किसी बोट, ऐसे किसी की भी चाल जो कहां पे? शांत जल में हो। और यहां पे क्या है? पानी बह रहा है, ये फ्लोइंग वाटर है। यहां पे जो वाटर है वो आपका फ्लोइंग है, तो फ्लोइंग वाटर में पानी की भी तो रफ्तार होगी ना। तो जो धारा की गति होती है इसको कहते हैं धारा की गति, फ्लो ऑफ स्ट्रीम। धारा की जो गति होती है इसको हम एस नाम लिखते हैं। क्या नाम लिखते हैं? एस। एस माने फ्लो ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति। ये जो पानी का बहाव होगा ना, जो पानी बह रहा है उसको धारा की गति कहते हैं। तो वही हमारी फ्लो ऑफ स्ट्रीम हो गई, धारा की गति। बात समझ में आ रही है? इसको क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ स्ट्रीम कहते हैं, धारा की गति कहते हैं इसको। सबको समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बोलो भाई। ये धारा की गति हो गई, यानी एस इसको कहेंगे, ये फ्लो ऑफ स्ट्रीम है, इसको हम एस नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चा? तो ये आपकी क्या हो गई? शांत जल में व्यक्ति नाव की चाल हो गई। ये आपकी क्या हो गई? धारा की गति हो गई। ये धारा की गति है, ये शांत जल में व्यक्ति या नाव की चाल है। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? ये अब देखो, ये तो रही बात की जब ये हमने दो तरह की बातें की, एक आपकी चाल और एक पानी की चाल। आपकी चाल जो शांत जल में जो आपकी वास्तविक चाल होगी, और एक पानी की चाल जब आप पानी को देखोगे तो पानी भी बहता हुआ होता है, तो उसकी चाल। अब यहां से समझो, यहां पे एक और चीज समझाऊं, जो बहता हो। अब जैसे मान लो कि आप अपनी चाल को लेके, जो आपकी जेड की चाल है उसको लेके मान लो आप पानी में उतर गए, तो पानी में जब आप उतरोगे तो वो दो तरह की डिपेंड करता है। जैसे मान लो बहता हुआ जो जल है, मैं कई बार ऐसे एग्जांपल समझाया भी हूं अपने लाइव क्लासेस में भी, पेड क्लासेस में भी। इसको मैं बार बार पढ़ाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए एक बार, और जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगता होगा। ठीक है ना? बहता हुआ जल, अब बहते हुए जल को हम फिर से दो बार में डिफाइन कर रहे हैं, सपोज करिए, है ना। एक मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं कि मान लो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल, और दूसरा मैं डिफाइन कर रहा हूं धारा के विपरीत दिशा में चाल। धारा के विपरीत, धारा के धारा के विपरीत दिशा में चाल। ठीक है बच्चा? दो तरह की चाल को हम डिफाइन कर रहे हैं, एक धारा के दिशा में चाल, दूसरा धारा के विपरीत दिशा में चाल। अब ध्यान से देखो, धारा के दिशा में जो चाल होती है उसको अंग्रेजी में एक नाम दे देते हैं, डाउनस्ट्रीम बोलते हैं उसको, डाउनस्ट्रीम। ठीक है? और जो धारा के विपरीत दिशा में चाल होती है उसको अपस्ट्रीम बोला जाता है, अपस्ट्रीम। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए। मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास में आप परमानेंट अच्छे से पढ़ो और आपकी एक बढ़िया कंटेंट वाली क्लास आपकी तैयार हो जाए, और आप किसी भी एग्जाम में बैठो तो आप बेहतर करके आओ, बस मैं यही चाहता हूं। अब जैसे मान लो डाउनस्ट्रीम को मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये पानी है और पानी का बहाव मान लो इस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में मैंने तीर बनाया है। ठीक है ना? इसी डायरेक्शन में पानी का बहाव, ठीक है ना बच्चा? ठीक है? अब मान लो कि एक छोटा सा नन्ना मुन्ना की बात करते हैं, जैसे मान लो चिंकी की बात करते हैं। चिंकी, चिंकी मान लो इस पानी में उतर गई है, और जो चिंकी है उसकी जो डायरेक्शन है तैरने की वो उसी दिशा में है जिस दिशा में पानी है। ठीक है ना बच्चा? जिस दिशा में पानी है चिंकी उसी दिशा में तैर रही है। तो अब जब चिंकी पानी के दिशा में, धारा जिधर, उधर की तरफ धारा बह रही है, पानी, चिंकी भी उसी की तरफ तैर रही है। और यहां पे जब मैं बनाऊंगा, यहां पे मान लो मैं वही नदी बनाता हूं, यहां पे ध्यान से समझो। ठीक है? और मान लो यहां पे भी फ्लो ऑफ स्ट्रीम इसी तरह से है। अब मान लो यहां पे मैं बात करूं तो यहां पे सपोज करिए कि पिंकी है, पिंकी है सपोज करिए यहां पे, लेकिन ये जो पिंकी है ना ये धारा के विपरीत दिशा में तैर रही है, मतलब ये पानी के उल्टे डायरेक्शन में तैर रही है, इधर की तरफ तैर रही है।
ठीक है, पानी के उल्टे डायरेक्शन में तैर रही है। तो एक नदी के इस किनारे है, एक नदी के उस किनारे है। जो चिंकी है वो पानी के साथ तैर रही है, जो पिंकी है वो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में तैर रही है। ये अपोजिट डायरेक्शन है, ये सेम डायरेक्शन है। तो चिंकी और पिंकी की जो ओरिजिनल चाल होगी वो तो इनकी जेड होगी ना। चिंकी या पिंकी की जो शांत जल में वाटर में चाल होगी वो जेड होगी। तो यहां पे जब आप डाउनस्ट्रीम की बात करते हो, डाउनस्ट्रीम माने डी, ये भी एक स्पीड है ना। डाउनस्ट्रीम की जब बात करोगे, देखो यहां पे समझो, पिंकी की चाल जेड है, मान लो सॉरी ये चिंकी है, मान लो चिंकी की चाल जेड है और पानी का बहाव भी उसी दिशा में है। पानी का बहाव भी क्या है, उसी दिशा में है। तो पानी चिंकी को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, ऐसे खींचेगा, तो पानी जो चिंकी की स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि पानी भी उसी दिशा में बह रहा है, चिंकी भी। फील करो कि तुम पानी में हो और यू आर चिंकी, फील करो, है ना। अगर ये नहीं फील कर पा रहे हो तो तुम ये फील करो कि एक चिंकी है जो पानी में हो, तुम उसको देख रहे हो, ठीक है ना, तब तो फील आ जाएगा ना। चलो मान लो चिंकी पानी में तैर रही है और पानी भी उसी दिशा में बह रहा है, तो चिंकी की जो स्पीड होगी वो पानी के साथ और तेज बहेगी, है ना। तुम्हारे आंखों के सामने चिंकी 2 मिनट के लिए दिखेगी, उसके बाद गायब हो जाएगी चिंकी तुरंत, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें जो हो जाएगा वो जेड प्लस एस हो जाएगा, ठीक है ना, जेड प्लस एस। चिंकी पानी में तैर रही है और पानी के दिशा में तैर रही है, तो चिंकी जैसे ही तैरना शुरू करेगी पानी की दिशा में, उसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और खूब तेज भागना चली जाएगी। और तुम्हें मतलब जेड प्लस एस, चिंकी की जो चाल है वो जेड है और पानी की जो चाल है वो एस है, तो पानी के डायरेक्शन में चिंकी तैरेगी तो वो आसानी से तुम्हें दिख जाएगी, ठीक है ना। अब यहां समझो, यहां पे जब आप अपस्ट्रीम की बात करते हो तो यहां पिंकी है, फील करो कि पिंकी पानी में तैर रही है, या तुम ही पिंकी हो। तो पानी, अब क्या, पिंकी ना पानी को ऐसे चीरते हुए तैर रही है, होए चीरते हुए, तो पानी का बहाव तो उसको रोकेगा ना, कहेगा नहीं रुको, प्रेस करेगा रोको, ठीक है ना। तो चिंकी पिंकी की जो चाल है वो जेड है, लेकिन पानी का बहाव उसको रोकेगा। मतलब आप देखोगे ध्यान से यहां पे कि पानी का बहाव उसको रोक देगा, यानी कि माइनस में एस हो जाएगा। यहां पे अपस्ट्रीम की चाल जो हो जाएगी वो जेड माइनस एस हो जाएगी, ठीक है। तो ये जेड प्लस एस हो गई है और ये जेड माइनस एस हो गई है, ये जेड प्लस एस हो गई है, ये जेड माइनस एस हो गई है। ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है, ये अपस्ट्रीम स्पीड है। बात समझ में, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है और ये अपस्ट्रीम स्पीड है। अब डाउनस्ट्रीम में क्या होती है, पानी के साथ साथ आप तैरते हो तो जेड प्लस एस होता है। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, पानी के अपोजिट तैरते हो तो जेड माइनस एस होता है। ये इनके लॉजिक्स हैं, समझ में आ रहा है सबको। ये जेड माइनस एस होता है और ये जेड प्लस एस होता है, ठीक है बच्चा। ये जेड प्लस एस होता है और ये जेड माइनस एस होता है। चलो अब यहां तक भी बातें समझ में आ गई। अब देखो हमने कई सारी बातें पढ़ ली, जैसे डाउनस्ट्रीम चाल हमने पढ़ी जेड प्लस एस, हमने अपस्ट्रीम चाल पढ़ी जेड माइनस एस। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब दोनों इक्वेशन को अगर मान लो आप एक बार जोड़ दो, सपोज करिए दोनों इक्वेशन को एक बार आप जोड़ दीजिए, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो d बराबर में जेड प्लस एस और u बराबर में जेड माइनस एस, दोनों को जोड़ दीजिए। d प्लस यू बराबर एस से एस गया तो 2z, यानी z का मान d प्लस यू का आधा, ठीक है ना, z का मान d प्लस यू का आधा हो जाएगा। और यहां पे देखो, अगर मान लो मैं इस इक्वेशन को माइनस करने की बात करूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस करूं, तो इक्वेशन 1 क्या है, d बराबर जेड प्लस एस, u बराबर जेड माइनस एस। अगर माइनस करूंगा तो d माइनस यू बराबर, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, यानी 2s हो जाएगा। तो s का मान यहां से क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, तो s का मान हो जाएगा d माइनस यू का आधा, d माइनस यू का आधा। ये हमें सारी चीजें मिल गई। अब इतना देर से तुम पढ़ रहे हो, मोटी मोटी बात बताता हूं, इतना देर से जो इतना चीज समझाया ना उसको मोटे तौर पे समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना सारे बच्चे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज क्लास को लाइक और शेयर करिए। ध्यान से देखिए, यहां पे हमने अब तक 4 चालें पढ़ी है। एक जेड, जेड जो होती है वो होती है शांत जल में, शांत जल में, शांत जल में व्यक्ति की चाल। जो हमने जेड पढ़ी है
वो शांत जल में व्यक्ति की चाल होती है। ठीक है बच्चा। और जेड का मान निकलता कैसे है? तो जेड का मान निकलता है d प्लस यू का आधा करके, ये जेड का मान निकलता है। ठीक है ना। जेड क्या है? शांत जल में व्यक्ति की चाल है। और जेड का मान कैसे निकलता है? तो डी प्लस यू का आधा। इसके बाद समझिए। इसके बाद मैं बात करूं एस क्या है? तो एस जो है वो धारा के प्रवाह की चाल है, धारा के प्रवाह की चाल। ठीक है। और अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि भैया एस का मान निकलता कैसे है, तो एस का मान निकलता है डी माइनस यू का आधा करके, डी माइनस यू का आधा करके। ठीक है ना। डी माइनस यू का आधा करके आपको एस का मान निकलता है। उसके बाद जब मैं बात करूं आपसे कि यहां पे डी क्या है, तो डी का मतलब होता है डाउनस्ट्रीम। क्या होता है? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम कहते हैं इसको। ये भी एक चाल ही होती है, ये भी क्या होती है? एक चाल होती है। और ये कौन सी चाल होती है? ये होती है धारा के दिशा में, धारा के दिशा में व्यक्ति की चाल। धारा के दिशा में व्यक्ति की जो चाल होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डी, धारा के दिशा में व्यक्ति की चाल। और इस डी का मान आता कैसे है? तो जेड प्लस एस से आता है, जेड प्लस एस से आता है डी का मान। ठीक है ना। उसके बाद एक और चाल हमने पढ़ी है यू। यू क्या है? धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल। धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल यहां पे हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो धारा के विपरीत दिशा में जो व्यक्ति की चाल होती है उसको यू कहते हैं। और यू का मान कैसे आता है? जेड माइनस एस से आता है यू का मान, जेड माइनस एस से यू का मान आता है। बस ये चार चालें हैं पूरे चैप्टर में। देखो ये चार ही कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर में, इनके अलावा ना कोई नया कॉन्सेप्ट है ना ही कोई नया तरीका है। बस यही चार चीजें आपको पढ़नी है जो आपके सामने दिख रही हैं। इन चारों चीजों की आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो पूरा बोटन स्ट्रीम आ जाएगा तुम्हें। ये चार चालें तुम्हें पता होनी चाहिए। और एक खास बात है इन चारों चालों की, ध्यान से देखो क्या खास बात है कि इसमें सारी की सारी चाल ही है, कुछ अलग नहीं है। ये सारी की सारी क्या है? चाल ही है। ये भी चाल है, ये भी चाल है, ये भी चाल है, ये भी चाल है। ये आपका जेड का मान है, ये आपका एस का मान है, ये आपका डी का मान है, ये आपका यू का मान है। ठीक है ना। तो जेड का मान होता है डी प्लस यू का आधा, एस का मान होता है डी माइनस यू का आधा, डी होता है जेड प्लस एस और यू। अब ये जेड क्या है, एस क्या है, यू क्या है, डी क्या है, इसको एक बार अपने दिमाग में फिट कर लो। एक बार फिट कर लोगे परमानेंट फिट हो जाएगा, फिर बोटन स्ट्रीम का कभी भी कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझो। जेड क्या है? तो शांत जल में जो तैर रहा है ना, शांत जल, पानी नहीं बह रहा है, शांत जल में व्यक्ति की जो चाल होती है वो जेड होती है। एस क्या है? धारा के प्रवाह की चाल, तो धारा बह रही है ना उसकी जो चाल होती है उसको एस कहते हैं। ठीक है। डी क्या है? ये धारा के दिशा में चाल होती है, धारा के दिशा में व्यक्ति की चाल होती है। और यू क्या है? ये धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल होती है, धारा के विपरीत दिशा में जब व्यक्ति की चाल होती है तो उसको यू कहते हैं। ये चार चालें इस तरह से हैं आपके सामने। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करो जल्दी से, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना बच्चा। अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ट्रू एग्जाम एकेडमी पे डेली शाम को 7 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, डेली शाम को 7 बजे आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी ट्रू एग्जाम एकेडमी पे। ठीक है ना। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो जुड़िए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मैं लेके चलता हूं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। आपको बहुत सारे सवाल है हमारे आज के सेशन में। ठीक है ना, बहुत सारे सवाल हैं आज के सेशन में, क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, जरा इसको लगाने की और समझने की कोशिश करिए सारे बच्चे। क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िए। आपके सामने लिखा है, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। आपके सामने लिखा है कि, ध्यान से देखो, आपके सामने लिखा है धारा की दिशा में एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है।
फिर आपसे कह रहा है धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा है यहां से। अब इसको देखो आप कैसे करोगे, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझने की कोशिश आप भी करिए। देखिए, धारा की दिशा में एक आदमी की चाल, धारा के दिशा में मतलब डाउनस्ट्रीम, वाह, डाउनस्ट्रीम का मान दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल यानी एस का मान दिया है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है धारा के विपरीत उसकी चाल क्या होगी, मैंने आपसे u का मान पूछा है, ठीक है। अब बहुत अच्छे तरीके से हम कैसे लगाएं, तो ध्यान से देखो, चूंकि हम जानते हैं d बराबर क्या होता है, z प्लस एस होता है। d का मान 15 है, बराबर z का मान नहीं पता, s का मान 2.5 है, ठीक है ना। तो यहां से z का मान आ जाएगा 12.5 kmph। ये z का मान आ गया 12.5 kmph। अब हमसे तो u का मान पूछा ना बच्चा, हमसे तो u का मान पूछा है, तो u का मान कैसे निकालें, तो देखो हम जानते हैं कि u बराबर होता है z माइनस एस, ये नियम हम जानते हैं। तो z का मान कितना है 12.5 और माइनस में s का मान 2.5। 12.5 में से 2.5 घटा दोगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपके इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है और एकदम आसानी से हल हो रहा है, समझ में भी आ रहा होगा सबको, होप करता हूं मैं, होप करता हूं कि सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बहुत अच्छा सा सवाल है और एकदम आसानी से हल हो रहा है सबके लिए, ठीक है ना बच्चा। एकदम इजीली आप इसको सॉल्व करो, कुछ नहीं इन सवालों में। अगर आपको डी जेड यू एस सब अगर कंफर्म है तो सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। आज तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, कल और भी बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए। आप इसको लगाने की कोशिश करिए। एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 kmph है, शांत जल में चाल मतलब जेड का मान दिया है 15 kmph, ठीक है। आपसे कह रहा है 4.5 घंटे में धारा के दिशा में 30 किलोमीटर जाती है, तो डाउनस्ट्रीम भी तो निकाल सकते हैं ना। अच्छा डाउनस्ट्रीम देखो, ऐसा नहीं है कि ये सब बोट एंड स्ट्रीम की चालें हैं तो इनका नियम अलग हो जाएगा भैया, चाल है, चाल का मतलब ही होता है दूरी बटे समय, तो यहां भी दूरी बटे समय ही लगना है, ऐसा नहीं कि अलग लगना है, ठीक है ना। क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर करो तो जल्दी से, अगर क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर कर दो जल्दी से, सारे बच्चे फटाफट लाइक शेयर करिए, ठीक है ना। अब यहां से देखो, आपको देखो यहां से क्या कह रहा है, 4.5 घंटे में धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जो चाल होती है उसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं। दूरी बटे दूरी दिया है 30 किलोमीटर, समय दिया है 4.5 घंटा, तो इतना केएमपीएच। अगर मान लो इसको सॉल्व करूं तो 300 बटे में 45, ठीक है ना, 60 बटे में 5 से काट दिया, 60 बटे में 9 केएमपीएच। या फिर एक काम करो, ओए 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 15 45 15 से काट दो, 15 दूनी के 30, 20 बटे 3 केएमपीएच। ये गड़बड़ आ रहा है लग रहा है, देखो ये गड़बड़ हो रही है थोड़ा सा। यहां से देखो क्या कह रही है, ध्यान से समझो सवाल को, लगाने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। 4.5 घंटे में धारा के दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापस भी आती है, मतलब ये दोनों का समय दिया है। 30 किलोमीटर जाती भी है, 30 किलोमीटर आती भी है। अच्छा एक बात बताओ, टाइम 1 प्लस टाइम 2 मिला के 4.5 घंटा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम बराबर, तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर जाती है, जब जाती है तो जेड प्लस एस से जाएगी धारा के दिशा में, और 30 किलोमीटर आती है, जब आती है तो जेड माइनस एस से आएगी धारा के विपरीत दिशा में, और यहां पे 4.5 घंटा दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको लगाने के दो तरीके देखो, 30 बटे में जेड का मान भी तुम्हें पता है 15 प्लस एस, प्लस में 30 बटे में 15 माइनस एस, है ना, बराबर में 4.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप, देखो 30 का गुणा होगा इसमें, 15 3 45 450 माइनस 30s बराबर 30 का गुणा होगा 4 ना प्लस 450 प्लस 30s
बटे में इन दोनों का ब्रैकेट ले लेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस एस का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 4.5 घंटा जो भी है। अब यहां से देखो 30s से 30s खत्म तो 900 और इसका गुणा होगा ना 4.5 का। 4.5 को देखो यहां से 4.5 को हम चाहें ये जो 4.5 लिखा है इसको हम चाहें तो 45/10 लिख सकते हैं। माने कि 45/10 का मतलब कितना होता है 9/2। इसको हम चाहें तो 9/2 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो 900 अब यहां बराबर में 9/2 है। ठीक है ना। अब ये देखो 900/225 माइनस एस का स्क्वायर बराबर 9/2। ठीक है बच्चा। अब यहां से देखो इसने इसको काट दिया क्या बार में बताओ 100 बार में काटा और ये इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा 225 माइनस एस का स्क्वायर बराबर में 100 का गुणा 2 में हुआ तो 200 हो गया। तो एस का स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा। तो एस का मान कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि भैया धारा की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है ना। ये बहुत आसान सा सवाल है। ये भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है आपके लिए। ये भी आसान सवाल है। हम इसको चाहे ना तो यहां से ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखो 30 किलोमीटर जाता है 30 किलोमीटर आता है 15 इसकी चाल दिया है तो 30 जो होगा क्योंकि 4.5 घंटा दिया ना तो 30 जो होगा वो एग्जैक्ट करना चाहिए। देखो 10 रखते हो अगर 15 में तो 25 भी 30 को काटेगा और 10 माइनस करने में 5 भी काटेगा। तो ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसका आंसर दशमलव में है। 6 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 15 6 21 300 में कोई सवाल ही नहीं उठता। 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि 15 4 19 नहीं कटेगा। तो 5 ऑप्शन से अगर करते हो ना जैसे मान लो यहां के बाद अगर आप ऑप्शन लगाते हो तो ये 15 है ये मान लो आप 5 रखते हो तो 15 और 5 25 15 और 5 25 25 से इसमें भाग करो 25 से 30 में भाग करो तो वो कितना आएगा देखो 25 1.2 आएगा समथिंग और यहां पे 10 में भाग करो तो 3 आएगा ये 1.5 आ गया है ना। ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो यहां से ऑप्शन से भी बन जाएगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शन से नहीं बनेगा ऑप्शन से भी बन जाएगा और इजीली बन जाएगा। ठीक है ना। इजीली आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो ऑप्शन मेथड भी आपके लिए बहुत बेनिफिट कर सकता है यहां पे। ठीक है बच्चा। ऑप्शन से भी करोगे तो यहां से देखो ये 15 और प्लस 5 20 में 30 से भाग करोगे 1.5 और 15 माइनस 5 10 में भाग करोगे 3 घंटा यहाँ 1 पॉइंट यहाँ यानी 4.5 घंटा बन रहा है। ऑप्शन से भी तुरंत हो जाएगा। ऑप्शन भी लगा सकते हो इसके लिए। ठीक है ना। तो ये भी लगा सकते हो ऑप्शन भी लगा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दो जल्दी से। ठीक है ना। जिन्होंने भी नहीं किया है ना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल देखो यहां से एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाले को 8 घंटा लगता है जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने में 5 घंटा लगता है। स्थिर पानी में खेने वाले की गति। अब यहां से देखो क्या दिया है कितना आसान सा सवाल है और कितनी आसान सी बातें कह रहा है। देखो ऊपर की तरफ मतलब नदी के धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में तुम्हें 6 घंटे का समय लगता है। नहीं 8 घंटे का समय लगता है। यहां से देखो नदी के ऊपर मतलब चढ़ाव पे चढ़ोगे यानी पानी तुम्हें खींचेगा मतलब रोकेगा यानी अपस्ट्रीम की बात हो रही है। तो 60/8 7.5 kmph अपस्ट्रीम हो गया। ठीक है। और डाउनस्ट्रीम की जब बात करोगे तो नीचे की तरफ 60/5 घंटा लगता है तो 12 kmph हो गया। आपसे कह रहा है स्थिर जल में पानी खेने की गति मैंने जेड का मान पूछा है। जेड बराबर होता है डी प्लस यू का आधा तो 7.5 प्लस 12 का आधा 19.5 का आधा यानी 9.25 9.75 kmph इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये इस सवाल का आंसर है। आसान सवाल है इजी सवाल है बहुत ही हलवा सवाल है ये तो। कॉन्सेप्ट अगर बच्चे को समझ में आ गया है तो फिर सवाल तो बहुत ही आसान होता है। जैसे इसको देखो आपको अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। शुभम सिंह मैथ्स टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाइए आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहां से इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं शुभम सिंह मैथ्स के टेलीग्राम चैनल से। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप शुभम सिंह मैथ्स का टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए। मतलब टेलीग्राम पे आप कनेक्ट हो जाइए शुभम सिंह मैथ्स के साथ। ठीक है। चलो क्या लिखा है देखो ध्यान से। अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं। धारा की दिशा में यानी डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा है। 40/5 8 kmph आया। ठीक है। फिर कह रहा है उसे धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे लगते हैं। धारा के विरुद्ध यानी यू की बात कर रहा है।
धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटे लगते हैं, धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे लगते हैं, तो 12, ये तो कभी संभव ही नहीं है ना। स्थिर जल में उसकी गति बताएं, 12 8 20 का आधा 10। ये देखो ये उल्टा हो गया सवाल, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको इसको करेक्ट करना पड़ेगा। मतलब मैंने सवाल सही लिखा है, टाइप भी सही हुआ है, लेकिन ये सवाल ही उल्टा दिया है। हमेशा याद रखना डी का मान ज्यादा होता है, यू का मान कम होता है, हमेशा ये चीज याद रखना। क्यों? क्योंकि यू मतलब पानी आपको रोकेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो देखो फिर भी इसको आप यू कर लो, इसको आप डी कर लो, सही है अब, ठीक है ना। ये धारा के विरुद्ध नहीं, धारा की दिशा में रहेगा, विरुद्ध ऊपर रहेगा, धारा यहाँ रहेगा, तो सवाल सही हो जाएगा। क्या पूछा है? तैरने वाले की गति, तो 12 8 20 का आधा 10 आएगा इसका आंसर। आंसर तो सही है, लेकिन सवाल में थोड़ा सा करेक्शन है। अगला देखो क्या दिया, देखो किसी नाव की शांत जल में 12 kmph चाल है, यानी जेड का मान दिया है 12। यदि नाव जल की धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है, विपरीत दिशा मतलब यू का मान कितना हो गया? 38 किलोमीटर की दूरी है, 4 घंटे में तय कर रही है, तो 19 का आधा, 2 से काट दें, 19 का आधा 9.5, 9.5 यू है। तो धारा की चाल बताओ। देखो यू बराबर क्या होता है? जेड माइनस एस। यू का मान 9.5 है, बराबर में 12 माइनस एस हो जाएगा, एस का मान 2.5 आ जाएगा यहां से, 2.5 kmph। रे बाबा ऑप्शन में नहीं दिया क्या? 2.5 दिया तो है। ये देखो ए बी सी डी ऑप्शन इस तरह से आपको सही करके मिलेगा ऑप्शन, है ना। आपको ऑप्शन सही करके मिलेगा, आप परेशान मत होइए, जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो एकदम करेक्ट मिलेगी, ठीक है बच्चा। इसको देखो क्या दिया, देखो एक खेवैया है जो धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने में 16 घंटा, धारा के प्रतिकूल यानी यू 100 किलोमीटर खेने में 16 घंटा, 4 से काट देंगे 25/4, ठीक है। जबकि उसी दूरी को धारा के अनुकूल खेने में 10 घंटा लगता है। उसी दूरी को धारा के अनुकूल माने डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में करता है, यानी कि कितना होता है? 10 kmph, है ना। तो धारा की चाल S बराबर क्या होता है? D माइनस यू का आधा, ठीक है ना। तो 10 माइनस 25/4 का आधा, तो 25 40 15/4, 15/8 हो जाएगा, ठीक है ना, 15/8, 1.8 8 8 64, 8 7 56, 8 5 40 kmph, 1.875, 1.875 इसका आंसर होगा। बहुत इजी सवाल है ये भी, बहुत हलवा है सवाल, कुछ नहीं रखा इन सवालों में, एकदम इजीली आप इनको सॉल्व कर रहे हो। समझ में भी आ रहा है सारे बच्चे? जल्दी से बता दो सारे बच्चे कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अगला देख लो, ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठहरे हुए पानी में नाव की गति यानी जेड का मान दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? यह नाव 364 किलोमीटर के नीचे की ओर मतलब पानी के बहाव में, नीचे की ओर बहाव में यात्रा करती है और फिर बहाव की उल्टी दिशा में यात्रा करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर आती है। यात्रा में कुल 40 घंटे लगते हैं। देखो यहां से सेम सवाल है, ऐसा मैंने सवाल अभी आपको किया था, T1 प्लस T2 बराबर में 40 घंटे का समय दिया है, ठीक है ना, और दूरी कितना दिया है? 364, तो 364 बटे में जेड प्लस एस जाएगा, यानी 20 प्लस एस मान लेते हैं, और 364 बटे में 20 माइनस एस होगा, बराबर में 40। ऐसा ही एक सवाल अभी मैंने कुछ देर पहले कराया था, ये भी द्विघात समीकरण से हल हो जाएगा, उसी तरह से एक इक्वेशन बनेगा। बट आप इसको चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन की हेल्प, जैसे मैंने कहा था ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो आप, ठीक है। ऑप्शन से कैसे करोगे? जैसे मान लो यहां पे ऑप्शन की बात करता हूं मैं, ठीक है। सपोज करिए एक ऑप्शन दिया है 26, मान लो 6 मान लो ऑप्शन को हम चेक करें, तो 20 6 26, क्योंकि ये होल नंबर है, पूरा पूरा है तो ये कटना चाहिए पूरा पूरा। 26 से काटोगे तो 26 से नहीं कटेगा, यानी 6 नहीं हो सकता। 4 लेके देखो, 24 से कम 24, 12 बचा 124, नहीं 4 से भी नहीं कट रहा है। 8 लेके देखो, 20 8 28, 28 से कम 28, 8 बचा 28 3 84, ये कट रहा है 28 से 13 बार में। और इसको देखो 12 बार में, 12 से 12 3 36, नहीं, इससे भी नहीं कट रहा है यार, फिर तो सारा मिलाना पड़ेगा। देखो यहां से 364 किलोमीटर है ना, बहा उल्टी दिशा में यात्रा में पर, चलो ठीक है,
30 से काटते हैं तो 30 से नहीं 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 6 4 10 3 13 नहीं नहीं 30 से तो सवाल ही नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मैं 4 को एक बार 26 को चेक करूं, नहीं नहीं 4 को चेक करो, 4 को 24 को चेक करो। यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैं यहां से ऑप्शन पुटअप रखता हूं, मान लो 36 में मैं यहाँ पे 4 रखता हूं, सपोज करो 40 घंटा भी तो चाहिए, 40 घंटा तो 8 से तो कट जाएगा, लेकिन 12 से 12 36, 4 नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो यहां से देखो 24 रखता हूं, मान लो 24 बटे में 366 और यहां पे 364 बटे में 16 होगा, है ना। इसको काटो जरा, कितना आ रहा है देखो, ठीक है ना। 24 से कम 24, 24 से कम 24, 12 बचा, 12 में 124 बचे 120, ठीक है ना। दशमलव में अब देखो यहां से 24 बचे 120, ठीक है। 16 से काटो, 16 दूनी के 32, 4 बचा, 16 दूनी के 32, दशमलव 15, 12, देखो कितना बन रहा है, 37 के आसपास जा रहा है, नहीं बन रहा है यहां से ऑप्शन में। चलो इसको पूरा हल ही कर देते हैं ना, लाओ चलो देखो यहां से, ये इसके साथ ऐसे, ये इसके साथ ऐसे कट जाएगा, हटाओ दोनों को, इसको इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी कि 20 इसके साथ भी है, 20 इसके साथ भी है, तो 20 गुणे में इसको 2 बार जोड़ दो ना, देखो 20 गुणे ये, 20 गुणे ये, 20 हमने कॉमन लिया 364 को, यानी 364 में 40 का सीधे गुणा कर दो, 0 4 चौको 16, 0 4 चौको 16, 4 छक 24, 24 एक 25 और 4 3 12 2 14 बटे में बराबर 40 बटे में 400 माइनस में s का स्क्वायर है, ठीक है ना। अब इसको हल करना है, देखो 0 से 0 कट गया, 4 से काटो इसको, 4 3 12, 2 बचा, 4 छक 24, 4 चौक को 364, तो यहां से देखो s का स्क्वायर, देखो 400 माइनस में s का स्क्वायर बराबर में 364, तो s का स्क्वायर बराबर 36, तो यहां से s का मान कितना आ गया, s का मान कितना आ गया, देखो यहां से 6 आ गया। हाँ ऑप्शन 6 से भी तो मैच करेगा, 6 पता नहीं हमने क्यों नहीं चेक किया पहले, ठीक है ना। 36 से देखो 26 से कम 26, 10 बचा, 26 चौक को 104 और यहाँ 6 घटा दोगे तो 14, 14 28 और 8 बचा, तो ये भी कट जाए, सही सही 6 6 6 6, ऑप्शन से भी 6 बनेगा, ऑप्शन से भी 6 बनेगा, बट ऐसे भी बन सकता है, दोनों में से कोई भी मेथड आप लगा सकते हो। इसको देख लो, एक नाविक है जो धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, धारा के विपरीत यानी 2/1 2 kmph की चाल हो गई, ठीक है। और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, यानी कि 1 किलोमीटर 10 मिनट का मतलब 10/60, 60 ऊपर चला जाएगा, 6 इसकी धारा के दिशा में। शांत जल में नाव की चाल जेड पूछ रहा है, 6 2 8/2 यानी 4 आएगा आंसर। ये सवाल आसान है, इसको देख लो जल्दी से, जल्दी से देखिए आप सभी लोग जल्दी से। क्लास समझ में आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करिए, अगर क्लास समझ में आ रही तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो ट्रू एग्जाम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो। देखो क्या दिया है यहाँ पे, एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करती है, धारा के दिशा में एक निश्चित दूरी 4 घंटे में, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय लेती है, तो धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात देखो यहां से कह रहा है कि, अच्छा बताओ यहां पे बराबर क्या है, तो आपने कहा सर दूरी, डिस्टेंस 1 बराबर डिस्टेंस 2, ठीक है ना। और स्पीड इंटू टाइम में डिस्टेंस होता है, यहां से देखो यहां पे बराबर है डिस्टेंस 1 बराबर डिस्टेंस 2, और स्पीड इंटू टाइम में डिस्टेंस होता है, तो जब धारा के दिशा में जाएगा तो डाउनस्ट्रीम जाएगा, यानी z प्लस s से जाएगा, और उसके लिए जो टाइम लग रहा है वो 4 घंटा लग रहा है, लेकिन जब धारा के विपरीत दिशा में आएगा z माइनस s, तो उसके लिए उसको 6 घंटे का समय लगेगा। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ोगे सवाल तो समझ में आएगा। एक नाव है जो धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, और आपसे कह रहा है लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में, मतलब उसी बिंदु पर वापस आने, तो दूरी समान हो गई। अब इसको देखो, आप इसको हल कर दो फटाक से, 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 3 बार, 2 का गुणा हो जाएगा 2z प्लस 2s बराबर 3z माइनस 3s, ठीक है। z में इधर आएगा तो z बराबर 3s, इधर आएगा तो 5s,
तो Z बटे S का मान कितना आ गया 5:1। तो आपसे क्या कह रहा है, धारा की चाल मतलब S अनुपाते Z का मान पूछ रहा है, तो 1:5 होगा। 1:5। देखो 5:1 भी दिया है, गलत यहां से हो सकता है। पहले धारा की चाल है, यानी पहले S को लिखना है। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करो जल्दी से। चलो अगला सवाल देख लो। एक आदमी है आपके सामने, धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में दुगना समय लेता है शांत जल में। अब देखो ये भी वैसा ही सवाल है, सेम सेम। देखो डिस्टेंस 1 बराबर डिस्टेंस 2, ठीक है ना बच्चा। अब यहां से देखो, अब यहां से देखो, जो समय है वो उसकी मैं बात करता हूं। जैसे मान लो यहां पे Z प्लस एस है और यहां पे मान लो Z माइनस एस है, तो यहां पे मान लो 1 समय लग रहा है, तो यहां पे उसको 2 समय लगेगा। बस सवाल हो गया हल। सॉल्व करो। Z प्लस एस बराबर 2Z माइनस 2S, ठीक है। और Z एक तरफ, यानी Z बराबर में 3S हो जाएगा। तो Z बटे S का मान 3:1, ठीक है ना। आपसे पहले शांत जल में नाव की चाल पूछा है, यानी Z अनुपाते S पूछा है, तो 3:1 आ जाएगा इसका मान। 3:1 हो जाएगा इसका मान। चौथा ऑप्शन सही है। या फिर याद रखना, बोट एंड स्ट्रीम में अगर गुना वाला सवाल आता है, बोट एंड स्ट्रीम में अगर गुना वाला सवाल आए, है ना, मान लो बोट एंड स्ट्रीम में गुना वाला सवाल आए, तो इसके लिए जो नियम आपको लगाना है, Z बटे S का मान n+1 बटे में n-1, ये नियम लगाना है। तो यहां से देखो Z बटे S का मान कितना गुना दिया है, आपसे कह रहा है 2 गुना समय लगता है, 2 गुना। 2 गुना मतलब 2+1 बटे 2-1, तो Z बटे S का मान 3:1। देख लिया, ऐसे भी आ सकता है। कोई भी गुना वाला सवाल रहे उसके लिए यही नियम, ठीक है ना, उसके लिए यही नियम लगेगा। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये बोट एंड स्ट्रीम के कुछ आसान आसान सवाल थे। अभी कल इसके और भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आपको और भी क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप अच्छे से अपनी मैथ्स तैयार कर सकें। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ट्रू एग्जाम एकेडमी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम शुभम सिंह मैथ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने टेलीग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए शुभम सिंह मैथ्स। क्लास खत्म होते ही इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा अपने चैनल पे, ठीक है बच्चा। तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको मेरी ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आपको ट्रू एग्जाम एकेडमी अच्छा लग रहा है। जैसा भी हो अपना सुझाव हमें बताइए और अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर वीडियो आपको वास्तव में अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करिए। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल। जय हिंद, शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।